नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। आज का मुद्दा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि रिश्तों की परिभाषा बदलने लगी है, लालच लोगों में बढ़ने लगा है और मर्यादा धीरे धीरे खत्म होती नजर आती है। जहां पहले रिश्ते भरोसे, त्याग, सम्मान पर टिके होते थे, अब उनका आधार जो है मात्र पैसे और सुविधाओं पर टिकने लगा है। माता पिता बच्चों के लिए जीवन भर कमाते हैं, बेटा बेटी माँ पिता के लिए सपने देखते हैं, लेकिन जैसे ही लालच बीच में आता है, ये सारे रिश्ते बोझ या सौदे जैसे लगने लग जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आज आपको बताती हूं। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहां पर पैसों की हवस ने रिश्तों का खून कर दिया। रिटायरमेंट पर लाखों रुपए मिलने की खबर क्या लगी, पत्नी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और अपने ही बेटों के साथ में मिलकर पति पर टूट पड़ी। और ये हैरान कर देने वाली वारदात शिवपुरी जिले के भौती थाना इलाके के चंदावनी इलाके की है, गांव की है। यहां पर रहने वाले रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव, उनके साथ में उनकी ही पत्नी, उनके ही बेटों ने जमकर मारपीट की। पत्नी और बेटे पिछले 15 सालों से अलग रह रहे थे, यूपी में झांसी में रह रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रतिपाल सिंह को रिटायरमेंट पर 20 लाख रुपए मिल चुके हैं और 33 लाख रुपए अभी आना बाकी है, वो पैसों के लालच में गांव जा आ धमके और पत्नी और बेटों ने सिर्फ मारपीट ही नहीं की, बल्कि पिता को रस्सियों से बांधा, अपहरण करके लेकर जाने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त गांव वालों ने उनका वीडियो बना लिया, विरोध किया, साजिश नाकाम हुई और ये पूरी वारदात अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, बल्कि पैसों के लालच में अंधे हो चुके माता पिता या माफ कीजिए माँ बेटे रिटायर्ड डीएसपी का मोबाइल और एटीएम कार्ड छीन कर ले गए। ये सिर्फ एक वारदात नहीं है, बल्कि ये एक सवाल अब आन खड़ा हुआ है कि क्या पैसा वाकई में अब रिश्तों से बड़ा हो गया है? क्या लालच इतना बढ़ चुका है कि बेटा अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता की जान का ही दुश्मन बन जाए? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव के साथ मारपीट से संबंधित है। तो इसके बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है कि प्रतिपाल सिंह यादव जी पुलिस विभाग के डीएसपी के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, जो कि भौती थाने में चंदावनी गांव में रहते हैं। तो उनकी पत्नी माया यादव और उनके 2 बच्चे आकाश यादव, आवास यादव ने उनके साथ मारपीट की, उनके हाथ पर भी रस्सी से बांधे और उनका एटीएम कार्ड छुड़ा कर ले गए हैं। तो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया है, जिसमें धारा 309(4) BNS, 127(7) BNS और अन्य सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। बारे में यही है कि इसके लिए सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए और जो भी बच्चे अपने माँ बाप के लिए ऐसा कर रहे हैं उनको सबसे पहले घर से बेदखल करवाना चाहिए और माँ बाप को ही सारा शिक्षा देना चाहिए। तो चाहे तो उन बच्चों को अपने घर में रखें, नहीं तो वो बाहर निकाल। मेरे हिसाब से तो अभी का हालांकि आज को देखते हुए दोनों चीज़ जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है। बिना परिवार के कुछ नहीं है और पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है। अगर हम परिवार को पैसा नहीं कमाएंगे तो आज की परिस्थिति देखिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ, कि वो जैसे हमारे माँ बाप है वैसे दूसरे के जो माँ बाप भी हैं, तो जो ये कर रहे हैं वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, जैसे वो अपने बच्चों के साथ रख रहे हैं, जैसे माँ बाप को भी साथ रखें। सिर्फ धन को महत्व दिया जा रहा है, बाकी और रिश्ता कोई किसी का नहीं बच रहा है। मैं इसमें यही एक संदेश देना चाहूंगी कि पहले हमें रिश्तों को बचाना है, पैसे तो अपने आप आ जाए। पिता की संपत्ति होती है, उसमें भी हिस्से के लिए भाई भाई को मार रहा है। आजकल बहनें हिस्सा मांग रही है, लेकिन समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी है उसकी सोच गलत होती जा रही है, जिससे कि इससे परिवार टूट रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वह पैसों के पीछे कम और अपने संस्कारों के पीछे ज़्यादा भागे। हो गई है, कोई रिश्ते नहीं रह गए, खून सबके सफेद हो गया है, पैसा ही सब कुछ रह गया है।
और जो रिश्ते हैं वो तो बिल्कुल ही पानी हो गए हैं, कोई किसी को नहीं सुनता। बाप ने अगर बड़े बेटे को कुछ नहीं दिया तो छोटा भाई उस पे अपना हक जमा के बैठ जाता है। वो बिल्कुल नहीं समझता कि बड़े भाई ने भी तो कुछ करा होगा, तभी तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ है। तो सुना आपने, ये लोगों की प्रतिक्रियाएं थी। लोगों ने कहा है कि आखिर ये वाकई में बेहद शर्मिसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अब ये मौजूदा स्थिति और इस पूरे मामले को लेकर सवाल है, क्या पैसों का लालच अब रिश्तों को खत्म कर रहा है? पैसों के लिए जीवन साथी आखिर क्यों अब जानी दुश्मन बनते नजर आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात ये, परिवार नाम की संस्था जो हमारी संस्कृति का बहुत खूबसूरत इसे एक हिस्सा कहा जाता है, आखिर वो इस तरह की परिस्थितियों के बाद में कैसे बचेगी? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो इस पूरे मामले के बाद में लगातार मन में कौंध रहा है। एक बार फिर आप जरा समझिए, मध्य प्रदेश में शिवपुरी में एक रिटायर्ड डीएसपी से मारपीट हुई। मारपीट और किसी ने नहीं, बल्कि मारपीट करने वाले खुद उनकी पत्नी, उनके बेटे थे और वजह थी रिटायरमेंट के बाद में मिलने वाला उनका पैसा। बताया जा रहा है कि ये सभी जो हैं अपने पिता से लगभग 15 सालों से दूर रह रहे थे, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट के पैसे की बात आई तो सब वापस आ गए अपना हक जमाने के लिए। ये बात जो है इस पूरे मामले के साथ में कही जा रही है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का जो पैनल है हमारे साथ में वो जुड़ रहा है। ये सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर रूही सतीजा जी इस समय हमारे साथ में जुड़ने वाली हैं। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील जूही अरोड़ा जी जुड़ रही हैं। माया सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरिता सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं, अगर आपकी भी कोई राय है तो आप जरूर हमारे साथ में साझा कीजिएगा। लेकिन शुरुआत में करती हूँ माया सिंह जी आपसे, क्योंकि कई बार हम अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा तो करते रहे हैं और ऐसी कई कुरीतियां हैं जो गाहे बगाहे हमारे सामने आती हैं, समाज में प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हैं। लेकिन रिश्तों को तार तार होते हमने कई अलग अलग मौके पर देखा है। लेकिन शिवपुरी का ये मामला क्या कहेंगे? पैसों के लालच में पत्नी अपने बेटों के साथ में अपने पति की बेरहमी से पिटाई करती है, बांधकर एक तरह से अपहरण करने की कोशिश होती है। माया सिंह जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा, आप सभी अपने गेस्ट अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा जी। देखिए नैना जी, हम लोग समय समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस तरह की सामाजिक स्थितियों पर विचार विमर्श करते रहते हैं और चर्चाएं भी बराबर होती रहती हैं। लेकिन आप समझिए, देखिए, अगर इनका परिवार 15 साल से दूर रह रहा था और अब जाके हरकत करी उन्होंने आके, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने इससे भी ज्यादा केसेस देखे। वो परिवार सब साथ में रहते हैं और उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें होती हैं जैसी ये डीएसपी साहब के साथ हुई। तो ये तो फिर भी चलिए 15 साल से अलग था, दोनों में मतभेद था, मनभेद था। लेकिन आप ऐसे और भी मुद्दे देखिए ना, कि जहाँ पे पैसा ही, मैं कहती हूँ आज के टाइम में 70% जो रिश्ते जो हो गए, 70%, 30% के रिश्ते आज भी, संबंध जो हैं आज भी भावनाओं और एहसासों पे हैं, रिश्तों की मर्यादा पर हैं, सांस्कृतिक मूल्यों पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, अगर समाज की स्थिति को देखें तो सब जगह हो रहा है। अगर 100 में से 20 किस्से ऐसे हम लोग डिस्कस भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो स्थिति है, ये देखिए, जो पुलिस विभाग व्यक्ति अगर अपनी ही स्थिति को नहीं संभाल पाया, तो ये देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि परिवारों का मूल्य, ये मेट्रोज की भी बात नहीं है। ये मेट्रोज में होता तो संबंध के लोग आजकल प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह से हुआ, मैं समझती हूँ, हम अभी तक तो ये बात करते थे कि शहरों में पारिवारिक मूल्य खत्म हो गए, लेकिन ये तो हम आज भी डिस्कस करते हैं कि गाँव के अंदर संस्कृति और संस्कार आज भी बचे हुए हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की हो रही है तो ये निहायत ही शर्मनाक है। रिश्तों के ऊपर एक तरह का कलंक था ये भी, क्योंकि मैंने कल से वीडियो देखा था और मुझे इस स्थिति को समझने में लगा कि जिस तरह से उसकी छाती पर चढ़कर जिस तरह से मार रहे हैं माँ और बेटे, तो सोचिए संबंधों में किस तरह की आपकी डिफरेंसेस रहे होंगे दोनों के। लेकिन आप ये भी सोचिए नैना जी, कि ऐसे तो साथ रह के भी बहुत सारे केसेस हैं। कल ग्रेटर नोएडा में देखिए, दहेज के नाम पे, जो पैसों के नाम पे तो बच्चे को जला दिया गया। तो कुल मिला के आप देखिए, पैसे के नाम पे आपके एलिगेशंस के रूप बदल गए, सारी चीजें बदल गई, लेकिन मेन जो जुर्म का आधार था वो तो पैसा ही था। पारिवारिक मूल्य खत्म हो गए, एहसास खत्म हो गए, प्यार मोहब्बत खत्म हो गए, रिश्तों में संस्कार खत्म हो गए। तो ये पैसे से है, देखिए, और इसको समझना पड़ेगा। ये दिन पर दिन स्थिति और भयावह हो जाएगी, खासकर उन जैसे पेरेंट्स के साथ ये स्थिति और खराब होती है जिनको, जो पेंशनर होते हैं, जिनकी पेंशन आती है या जिनको
एक बड़ा अमाउंट मिल रहा था। पेंशन के नाम पे बुजुर्गों के साथ हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि वो अपने बच्चों की किस तरह से प्रताड़ना सहते हैं, कि उनके साथ वो बैंक जाके पैसे ले आते हैं और उनको साइड कर देते हैं और पैसे रख लेते हैं। ये पेंशन वाले जितने बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनके साथ अक्सर हो गया। मेरे तो बहुत सारे आंखों से भी देखे हैं। तो कुल मिला के स्थिति इतनी खराब है बुजुर्गों की, और माया सिंह खासकर जी, जो बल्कि मुझे सरकारी जहां तक पेंशन है। जानकारी है उसमें यही है कि पेंशन वाले जो ऐसे तमाम माता पिता हैं, शायद यही वजह है कि बैंक भी उनको लेकर थोड़े से ऐसे उन्होंने गाइडलाइंस जारी किए हैं कि भाई जो चाहे बात पासबुक जो है वो जारी नहीं की जानी है, जो आपका पेंशन अकाउंट है उसका आपका इंटरनेट बैंकिंग नहीं होना है, कि कहीं कोई धांधली ना हो जाए, क्योंकि पहले ऐसे बहुत होते थे। लेकिन जूही अरोड़ा जी, आपसे मैं यही समझना चाह रही हूँ कि एक तरह से हम कहते हैं कि भाई समाज की सुरक्षा का या फिर रक्षा करने का जो दारोमदार है, जिम्मा है, वो पुलिस कर्मियों पर है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं वो तो खुद ही पूर्व डीएसपी रहे हैं, पुलिस में उनकी सर्विस रही है, और उनके साथ में जब इस तरह की कोई घटना होती है, वो भी उनके ही अपने अंजाम देते हैं, तो आखिर क्या कहा जाए ऐसी घटना पर? देखिए, ये बहुत ही देख के बड़ा अजीब लगता है कि हम चाहे चांद पे पहुंच जाएं, चाहे हम मार्स पे पहुंच जाएं, लेकिन जिस तरीके के आज की डेट में हम हालात देखते हैं, समाज कितना हद तक उठ रहा है तो कितना हद तक गिर भी रहा है। अब आप देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पुलिस प्रणाली अगर खुद सुरक्षित नहीं है अपने घर में, तो वो औरों को क्या सुरक्षा करेंगे। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है, क्योंकि इंसान हमेशा अपनों से ही हारता है, और आई थिंक यहाँ पे भी यही वजह रही कि उनके जो जवान बेटे हैं या उनकी वाइफ के साथ मिलके, क्योंकि जनरली हम देखते हैं ना, जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो हम देखते हैं कि माँ और बच्चा एक पक्ष बन जाता है और हस्बैंड एक पक्ष बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें माँ और बेटे को पूरा सपोर्ट एक दूसरे का, जो कि ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी ये सुविधा, इन्होंने जो ये सुविधा दी होगी परिवार वालों को, और आज वो नहीं दे पा रहे होंगे या वो नहीं देना चाह रहे होंगे, क्या उनको इस हद तक ये नीचे गिराती है कि वो किसी तरह का उन पे जुर्म ढा सके, ये एक फिजिकल अब्यूज, फिजिकल क्राइम घटित कर सके? क्या मानसिकता है इसमें? मैं यही बोलूंगी कि शायद अगर वक्त रहते इन्होंने अपनी बात की आवाज उठाई होती, क्योंकि ये देखिए एक अचानक इंसिडेंट नहीं, बिल्कुल ये एक ये मनी डिमांड जो कहते हैं ना, ये घर से ही शुरू होती है, ब्लैकमेलिंग घर से शुरू होती है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन घर से शुरू होती है, चाहे बाप बेटे को दे या बेटा बाप को दे। अल्टीमेटली ये एक डे का ये नहीं होता, ये काफी टाइम से 100% ये कहीं ना कहीं इस चीज को सह रहे होंगे, जो आज विजिबल हुआ है क्योंकि वो वीडियो वायरल हुई है। बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये पहले भी इनके ऊपर ऐसी प्रताड़ना रही होगी, हो सकता है इन्होंने आवाज ना उठाई हो, और आज उनको इस चीज का और ज्यादा जो है फायदा मिल गया है, और ज्यादा वजन मिल जाता है जब इंसान को लगता है कि सामने वाला तो हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अहम बात है जी, ये बहुत अहम बात है। मैं अपने दर्शकों को भी बताते चलूं कि जिस तरह से ये शिवपुरी का मामला सामने आया, उसमें यही कहा जा रहा है, क्या अब आज के रिश्ते सिर्फ पैसों पर आधारित हैं? क्या आज के रिश्ते लालची होते नजर आते हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप भी हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी राय साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर्स नजर आएंगे, उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक और बहुत जो बात नजर आती है सरिता सिंह जी, हम कहते हैं कि हमारे खासतौर से भारत की जो खूबसूरती है, वो उनकी खूबसूरती इनके रिश्तों में समाहित होती है। यहाँ पर जो पूरा कुनबा है वो एक साथ नजर आता है, और वही वो रिश्तों का गुलदस्ता जो है वो हमारी पहचान नजर आती है। लेकिन ये जो मामला सामने आया, ये इसको कैसे देखा जाए? ये आज समाज किस दिशा में जा रहा है? अक्सर हम जब भी ऐसा कुछ होता है तो महिलाएं विक्टिम की पक्ष की तरफ खड़ी नजर आती हैं ज्यादातर केसेस में, लेकिन ये जो केस कहा जा रहा है, इसको हम कैसे देखें? हो सकता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस मामले का भी कुछ और पहलू हो, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें तो ये जो पूर्व डीएसपी रहे हैं वो प्रताड़ित नजर आए हैं। जी देखिए, अभी जो सीन दिखाया गया है वो तो आजकल के समाज का सबसे भयावह सीन है, और ये पहला सीन नहीं है। मैं कहूंगी कि
जितने भी लोग हैं जिनको पेंशन मिलता है वो ज्यादातर अपने परिवार से प्रताड़ित किए जाते हैं और उनको पेंशन को लेके सताया जाता है। लेकिन ये सीन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ बेटा नहीं सता रहा है, यहाँ पे जो बीवी होती है जो 7 जन्म का वादा लेती है और साथ निभाने का वादा करती है, वही वो देख रहे हैं कि अपने पति के सीने पे चढ़ के और उसका एटीएम कार्ड निकाल रही है। तो आप इसमें किसको दोषी मानिएगा, बेटा को या बीवी को? देखिए, एक बाप जो होता है, माँ बाप दोनों का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को साथ रखते हैं, संस्कार देते हैं। और पहले के परिवार में इकट्ठे हम रहते थे, बच्चों को संस्कार मिलता था। भले पहले के टाइम में बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते थे, एजुकेशन के मामले में बहुत कम एजुकेशन होता था, बहुत लोग गरीब होते थे, उनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन संस्कार बहुत होते थे, माँ बाप को देवता की तरह पूजा जाता था। जी जी बिल्कुल। राम और कृष्ण का जो है उनके पथ पे चलना चाहते थे और माँ के चरण स्पर्श करते थे और उनका पैर धोकर पीते थे और अमृत माना जाता। तो वहीं पे आज देखेंगे कि एक पैसों के लिए न बेटा बेटा का है, न बाप बाप का है। अब रही बात उनके पेंशन की, देखिए पेंशन का अधिकार जब रिटायर होता है तो सरकार पेंशन जो देती है वो उस आदमी का हक होता है जो पूरी जिंदगी कमाया है मेहनत से। तो उनकी इच्छा होनी चाहिए कि वो अपना पेंशन बेटा को दे, बीवी को दे या ना दे, वो बाद की बात है। लेकिन इस पे जबरदस्ती करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है और नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो दूसरा नजरिया ये भी है कि ये एक बार में नहीं हुआ है। ये उनके अंदर में क्या चल रहा है अभी तक तो पूरी जानकारी हमें नहीं पता, बिल्कुल रही है। तो उनके अभी पारिवारिक रीजन क्या है और धीरे धीरे ही बढ़ के यहाँ तक ये नौबत आई है कि मारपीट की नौबत आ गई है। अभी वो शुरुआत में अपने फैमिली को पैसे देते थे, नहीं देते थे, ये भी हमें नहीं पता है। जो इंसान 15 साल से अपने परिवार से अलग थे, तो दूर थे, तो हमें नहीं पता कि क्यों दूर थे। और दोनों पक्ष हमें देखना चाहिए कि अभी इनकी क्या गलती है, क्या रीजन है और उनके परिवार ने इनके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। सो दोनों पक्ष देखने की जरूरत है। और बच्चों में संस्कार माँ बाप देते हैं, अगर माँ बाप ही अलग अलग रह रहे हैं तो बच्चों से हम क्या ही अपेक्षा करेंगे। और ये समाज का आज का एक ऐसा हिस्सा है जो दर्शाता है, जिन्हें हम कहते हैं कलयुगी बच्चे, कलयुगी समाज, कलयुगी पत्नी पति, जो भी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और इस पूरे मामले का एक पहलू जो हमारे सामने है, ये हम जरूर कह सकते हैं कि बहुत लंबे वक्त से एक तस्वीर जो बन रही होगी वो उसको एक तरह से वो उजागर आज हुई है। हमारे साथ में मनोचिकित्सक डॉक्टर रूही सतीजा जी भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रूही, बहुत स्वागत है आपका भी इस प्रोग्राम में। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि आज की ये जो तस्वीर सामने आई है, आखिर लोगों की मानसिकता क्या नजर आती है? रिश्ते कहाँ खत्म हो जाते हैं? कहा जाता है कि भाई पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों को की जरूरत है पूरी करना उस वक्त तक जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं है। ये एक समाज का ताना बाना है। लेकिन एक वक्त के बाद में ये जो तस्वीर नजर आई वो तो लालच की नजर आती, वो जरूरत नजर नहीं आती कि मार कर, पीट कर, बंधक बनाकर, अपने साथ में अपहरण करके अगर किसी चीज को पाने की कोशिश है तो ये तो वो है, और उसमें उनका साथ दे रही है उनकी माँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से सोसाइटी शिफ्ट हो रही है ये बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात है। लेकिन हमें समझना है कि ये आ कहाँ से रहा है, राइट? अभी न्यूक्लियर फैमिलीज का सिस्टम है, जो कम्युनिटी लिविंग था, जहाँ हम डिफरेंट जनरेशंस के साथ एक साथ रहते थे, वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से जो केयर गिविंग है, जो लव है, जो अफेक्शन है फैमिलीज में, वो कम हो गया है। तो माँ बाप सिर्फ जरूरत पूरा करने तक ही रह जाते हैं। बच्चों का जो रिलेशनशिप है माँ बाप से, वो पैसों की लेन देन और सामान लेने से ज्यादा हो जाता है, जबकि उनका रोल उनकी लाइफ में कम हो जाता है। और धीरे धीरे अब आप सोसाइटी में देखेंगे, एज अ सोसाइटी हमने इस चीज को ग्लैमराइज कर दिया है कि हमारे पास कितने पैसे हैं। हमारी जो सक्सेस है वो इस चीज से डिफाइन की जाती है कि हमारा घर कैसा है, गाड़ी कैसी है। और एज अ जनरेशन जो आजकल के बच्चे हैं, इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, लो स्ट्रेस टॉलरेंस, जिसका मतलब है परेशानी आई तो उनमें बर्दाश्त करने की हिम्मत इतनी ज्यादा नहीं है। तो जब ये होता है, ऐड करिए आप लोग, जब भी वो बच्चे थे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फैमिली में इश्यूज हैं शायद, या फिर उतना अफेक्शन नहीं है। छोटे होते से बच्चे ट्रॉमा में बड़े हुए हैं, तो उनका रिलेशनशिप उस तरह का है ही नहीं। वो उनको उस नजर से ही नहीं देखते जिस नजर से एक पिता को देखना चाहिए। तो वो उनके पर्सनालिटी एस्पेक्ट, स्ट्रेस ज्यादा हो गया। अब आजकल के बच्चों में हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। लेकिन डॉक्टर रूही, मुझे लगता है कि जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, हमने तो वो संयुक्त परिवार कल्चर देखा है
जो अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें, पिछले 8-10 सालों से जो शहरों की तरफ जिन्होंने पलायन किया वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े ग्रामीण इलाकों में, हम शहर से पिछड़े इलाकों की तरफ अगर जाएंगे तो वहां पर मुझे लगता है कम्युनिटी सिस्टम ये अभी भी नजर आता है। जी, तो इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि हमने इन चीजों को नॉर्मलाइज किया है या नहीं। अगर एक परिवार में ये नॉर्मल है कि आप अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं या उनको आप सिर्फ एक फाइनेंशियल गेट कीपर की तरह देखते हैं कि इनका काम सिर्फ हमें प्रॉपर्टी देना है, ये सिर्फ एक हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं, तो बच्चा भी इसी चीज को फॉलो करता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जनरेशन ने कुछ नई चीज पिक की है, वो सालों से ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखते हुए आ रहे हैं और अब उनको पता है कि यही चलता है। सिर्फ ये कि उसका सिविरिटी लेवल बहुत बढ़ गया है। और अगर मैं बात करूं, अब क्या है, कैमराज हैं, फोन है, तो हमें दिखाई ज्यादा दे रहा है, लेकिन 20 साल पहले, 10 साल पहले और अब का सर्वे भी यही कहता है कि ऑन एन एवरेज 6 में से 1 एल्डरली एटलीस्ट अब्यूज हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्यू माया सिंह जी, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अगर आप भी इस पूरे मामले को लेकर, खासतौर से बुजुर्गों के साथ में हो रहे इस तरह से दुर्व्यवहार को लेकर आप लोगों की कोई राय है, आपने भी आसपास ऐसे अगर कोई मामले देखे हैं, अपना अनुभव, अपनी राय हमारे साथ में आप जरूर साझा करें। व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों ही डिस्प्ले हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप हमारे साथ में कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। माया सिंह जी, आप कुछ रिएक्ट कर रही थी। देखिए, मैं सारी बातें सुनिए, मैं हमको नैना जी दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। हम हमेशा यूथ को ही नहीं दोषी साबित कर सकते, कहीं ना कहीं इसमें बुजुर्ग भी इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि संबंधों का जो टकराव होता है वो एसेट से, पैसे से ज्यादा एसेट से होता है, जमीन जायदाद से होता है। बच्चों की एक होप्स होती है अपने परिवार के बुजुर्गों से कि हमारे पास इतना जमीन जायदाद है, वो हम कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, चाहे वो बिटिया हो। क्योंकि शुरू में एक मैंने देखा था कि एक ने बोला था कि जहाँ बेटियों ने भी अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया, और कानूनन उनको मिला तो मांगती है, बहुत सी नहीं मांगती। तो क्योंकि माने आपकी हाल में, मैंने अभी एक कोटेशन पढ़ी थी, अगर बेटियां अगर अपनी जायदाद में हिस्सा मांगती हैं तो उनको राखी बांधने का हक नहीं है। ये भी एक कोटेशन अभी थोड़े दिन रक्षाबंधन पर चली। तो सोचिए, ये इस तरह की जब सोच होने लगे तो आप सोचिए, बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं बच्चों में इस तरह की भावनाएं घुसा देते हैं, डाल देते हैं उनके दिमाग में कि जब प्रॉपर्टी और पैसे की आती है, बहुत सारे बुजुर्ग भी अपने बच्चों को डिच करते हैं। अगर माँ बाप के प्रति बच्चे सॉफ्ट कॉर्नर में लेके उनके प्रति जमीन जायदाद खरीद के पैसा उनको देते हैं, तो बाद में वही बच्चे को भी वो दूसरा चेहरा दिखाते हैं जो उनके पेरेंट्स होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारा युवा ही बिगड़ गया है या हमारे युवा ही यानी अपब्रिंगिंग्स जो हैं, रूट्स जो हैं, वो अपने अनुभव को देखते हैं, वो उस चीज को समझते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं उसका रिएक्ट करते हैं, उनके दिमाग में वो चीज कहीं ना कहीं घर करती नजर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जूही अरोड़ा जी, आखिर बुजुर्गों को लेकर हम लगातार इस तरह के कई मामले देखते रखे हैं, कई प्रदेशों ने अपने स्टेट वाइज अपनी अलग पॉलिसीज जो हैं वो बुजुर्गों को लेकर बनाई है। कानून क्या कहता है अगर एल्डर्स के साथ में कोई मिसबिहेव होता है, आखिर कानूनी मतलब क्या कुछ खास बातें हैं इसमें? देखिए, एज पर लॉ सीनियर सिटीजन एक्ट है हमारा, जो सीनियर सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर कोई भी केस में जहाँ पे लगता है कि बच्चे अगर कानूनी तौर से या फिर जो लीगली तौर से या वैसे भी अगर अपनी मॉरल ड्यूटीज भी नहीं निभा रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एक सीनियर सिटीजन जाके अपनी कंप्लेंट एसडीएम कोर्ट में कर सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपके शो के माध्यम से कि वो सीनियर सिटीजन्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पूरा लॉ है, एक्ट है जो उनको पूरा प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट है। बस बात इतनी है कि आपको उठ के रिपोर्ट करना है, और यही शायद नहीं होता, कई लोग नहीं करते होंगे। मैं वापस आ रही हूँ जूही जी, हमारे साथ में एक दर्शक प्रयागराज से जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं, बताइए। मैं ये देख रहा हूँ टीवी पर जी, मैं टीवी में देख रहा हूँ ये जो डिबेट हो रहा है, ये डिफरेंट डिबेट हो रहा है। बुजुर्ग का पैसा, रिटायरमेंट आदमी का पैसा उसका बेटा लेने के लिए मार्केट चल रहा है। तो ये मेरा विचार है, मैं भी एक रिटायर्ड आदमी हूँ, और मेरा विचार ये है कि अगर पेरेंट्स, माँ बाप या बाप अपने बच्चे को सही परवरिश अपने लाइफ में दिया है, अगर ये अपने बच्चों को सिर्फ सही सामने अपने को रखा है, हाँ, और सही समाज में सही ढंग से इसने अपने को प्रस्तुत किया है, तो कभी बच्चा ये काम नहीं कर सकता कि पैसे के लिए अपने फादर को मार सकता है।
मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। और इसमें तो आ रहा है कि बच्चा अपने फादर को मार रहा है, ये एक सामाजिक बहुत गलत चीज दिखाया जा रहा है। इससे तमाम जो ऐसे भी आदमी हैं उनके ऊपर ये असर पड़ता है, जो ऐसे आदमी नहीं करने होते हैं उनको भी लगता है कि मैं अपने फादर को किसी सम्मान देता हूँ, लेकिन इसके बाद भी हमारे समाज में ये चीज दिखाई पड़ रहा है। तो ये वो फादर होते हैं जो दिनेश जी, आपको क्या लगता है आखिर इस तरह के मामले आ क्यों रहे हैं सामने? क्योंकि लगातार हम देखते हैं बुजुर्गों के साथ में मिसबिहेव बहुत कॉमन हो गया आजकल। नहीं मैडम, इसलिए सामने आते हैं क्योंकि ये जो सर्विसमैन है ये अपने बच्चों के सामने अपने को प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अपने बारे में अपने को नहीं बता सके कि हम क्या हैं, हम और हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने पुलिस के डिपार्टमेंट के आदमी, इन्होंने घूस कमाया, बच्चों को घूस खिलाया, लेकिन ये नहीं बताया कि बेटा हमारा इतनी सैलरी है और हमें इतने रहना है, ये हमारा दिखावा है। हाँ, ये चीज इन्होंने नहीं प्रस्तुत किया। अब जब आदमी को इन्होंने अपने गलत पैसे कमाई अपने बेटों को खिला दिया, बेटा नशेड़ी हो गया, शराबी हो गया, जुआरी हो गया, तो उसके बाद जब उसको पैसा नहीं मिलेगा तो हर कोई जो है ये काम करेगा जो ये दिखा रहा है। लेकिन हालांकि आप ये बात जरूर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, एक बात ये जरूर हो सकती है कि पिता और बच्चों के बीच में जो एक सामंजस्य, एक संवाद जो होना चाहिए, उसका एक कम्युनिकेशन गैप जरूर रहा है, वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है कि क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल इस तरह की है, सरिता जी, लाइफस्टाइल इस तरह की है कि हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है और कई नौकरियां ऐसी होती हैं जो वक्त में नहीं बंधी होती, और शायद यही एक रीजन है जब एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत एक बेटे को या बेटी को होती है, खासतौर से बेटों के लिए तो एक बहुत जरूरी एक हो जाता है कि जब कमांड की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, अगर वो इमोशनल एब्सेंस है तो क्या वही एक गुस्सा, एक वही भावना क्रिएट हो रही है क्या मन में? काकी फैमिली हो गई है, जो मतलब सिंगल फैमिली रह रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि दादा दादी नाना नानी या माता पिता साथ नहीं हो रहे, सिर्फ या तो सिर्फ माँ बच्चे को संभाल रही है या माँ बाप सिर्फ बच्चा रह रहा है, तो वहाँ पे बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें एकांत की आदत हो जाती है, वो इमोशनल हो पाते हैं किसी से, उनको कोई लेना देना नहीं होता है, उनको अपने आप से मतलब हो रहा है। तो ये भी एक चीज का रीजन होता है कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, एक दूसरे के भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। एक टाइम होता था जब हम परिवार एक बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बात करते थे, बहुत सारी बातें होती थी, सामाजिक बांटते थे, पैसों की कमी के लेकर बातें होती थी, तो बहुत ऐसी एक दूसरे से जोड़े रखती थी, एक दूसरे को समझने में हेल्प करती थी। लेकिन आज वो चीज नहीं है। आजकल कमाने के दौर में, पढ़ने लिखने के दौर में जो भागदौड़ बढ़ गई है और जो कंपटीशन चल रहा है, जी कंपटीशन है, दबाव है, इमोशनल एब्सेंस, ये बहुत बड़ी वजह है। एक और दर्शक हमारे साथ में राजधानी दिल्ली से जुड़ रखे हैं, ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी, आपका सवाल पूछ सकते हैं और आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम नमस्कार। मैडम आपको जी नमस्ते। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर माँ बाप जिसका एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, अगर छोटे बेटे के नाम जमीन जायदाद नाम करा दे तो बड़ा बेटा क्या करे? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जी। जैसे हम दो बेटे हैं बाप के, हरियाणा से मेरा संबंध है जी। अगर पिताजी छोटे बेटे के जमीन नाम सारी जायदाद करा दे तो बड़ा बेटा क्या करेगा? तो क्या इसी बात को लेकर रोष रहता है इसी ऐसे मामलों में? हाँ जी, इसी मामले, इसी तरह से ही क्या नाराजगी रहती है क्या लोगों के मन में कि अगर भाई जो प्रॉपर संपत्ति का जो वितरण है वो नहीं हुआ, क्या इसी वजह से लोगों के मन में, बच्चों के मन में रोष, नाराजगी है अपने माता पिता के प्रति? होती है ना, लेकिन मुझे कोई नाराजगी नहीं, भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया। ठीक है ओम प्रकाश जी, ठीक है, मैं इसका भी जवाब लूंगी। लेकिन दीपक भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं अयोध्या से। दीपक बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अरे आप लोग देश की खबरें दिखाते हैं कि ये महिलाओं को बिठा के टाइम पास करते हैं, ये बताइए। वाह दीपक जी, अभी अगर आप लोगों पर अगर सवाल खड़ा करने लग जाएं, मौजूदा अगर परिस्थिति पर सवाल पूछने लग जाएं, तो आप लोगों को तकलीफ होने लग जाती है। जरा समझिए कि आखिर कहां जा रहा है समाज, और ये जो आपका तरीका है बात करने का, ये भी आप ही की मानसिकता को दर्शाता है
ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी पूरा मामला है जूही जी, हमारे साथ में हरियाणा से जो अभी एक महाशय जुड़े थे, दिल्ली से ओम प्रकाश जी, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भाई जब संपत्ति का अगर प्रॉपर बंटवारा नहीं हो तो फिर क्या किया जाए, यानी कि ये इस तरह के मामले भी लोगों के दिमाग में है जो नाराजगी जताते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि भले ही हमारा लॉ ये कहता है कि संपत्ति पे सबका अधिकार है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, क्योंकि अब हमारे को सबको इक्वल अधिकार दिया गया है हमारे कानून में, लेकिन आधी लोग ये चीज समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि लड़कियां पैदा हुई हैं तो लड़कियां तो एनओसी ही देंगी या उनको रिलिंक्विशमेंट डीड ही देनी चाहिए, और उनको जरूरत नहीं है, हमने शादी में पैसा लगा दिया तो इसका मतलब उनका जो शेयर था वो वहां चला गया। देखिए, ये चीज बहुत कम जगह लागू करी जाती है आज की डेट में, जहाँ पे पेरेंट्स इस चीज को समझ सके और साथ ही में समाज समझ सके कि ये चीज इक्वल हो या ना हो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को इस तरीके से ट्रीट करें। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल ये क्लियर गाइडलाइंस हैं कि अगर डॉटर्स को हक दिया है प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, पेरेंटल प्रॉपर्टी में इक्वल लेने का शेयर, तो उनको इक्वल लायबिलिटी भी दी है। ये नहीं कि फिर इक्वल लायबिलिटी सिर्फ लड़कों के ऊपर है और लड़कियां जो है सिर्फ अपना शेयर लेके निकल जाएंगी। लड़कियों को भी इक्वल लायबिलिटी है अपने पेरेंट्स को संभालने के लिए। तो जब ये चीज बड़ी क्लियर है, क्रिस्प है, एक्चुअली दिक्कत लॉ में नहीं है, दिक्कत कानून में नहीं है, दिक्कत हम लोगों में है जो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मैम, सजा किस तरह की है, जल्दी से बता दीजिए, फिर एक और दर्शक हमारे साथ में है। अच्छा, मैं पहले दर्शक को जोड़ लेती हूँ, फिर आपसे विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ में कमल यादव जोड़ रखे हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कमल जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैम, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ हाँ, बोलिए मैम। मैं जो आप ये अभी चला रहे हैं, मैं इसका 2 बातें बता सकता हूँ क्या कारण है जी। पहला तो मैम, जो ये OTT आजकल आ गया है पिछले 10-12 सालों में, जो उसका इम्पैक्ट गया है ना लोगों पर, वो बहुत नेगेटिव गया है। ये प्लस सोशल मीडिया, अगर आप 10-12 साल का उठा के देखेंगे ना, तो 10 साल 12 साल में ही जितना पतन हुआ है ना, तो जो OTT पे बच्चे या बड़े सीरीज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, प्लस जो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं कि फलाना जगह क्राइम हो रहा है, तो बड़ा उसको हाईलाइट करके दिखाया जाता है। और दूसरी बात, जो घरों में भेदभाव किया जाता है, बेटे बेटियों में भेदभाव किया जाता है। आप 5 लेडीज हैं, आपने अपनी फील्ड में नाम कमाया है, और मैं देख रहा हूँ कितने गर्व की बात है, लेकिन क्या हर घर में आप जैसा मौका मिलता है लड़कियों को कि वो आगे बढ़ पाए? तो ये बड़ों की भी जिम्मेदारी है कि फैमिली में भेदभाव ना करें। अगर घरों में भेदभाव होगा तो फिर बाहर तो भेदभाव होना ही होना है। यानी मैं आपकी जी कमल जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यानी कि इस बात को ऐसे समझा जाए, हालांकि बेटी बेटे वाली अभी यहाँ पे बात अलग हो जाती है, लेकिन इसको इस रूप में जरूर समझा जाए कि जो आपने बीज एक अभी बोया है और फल वही आप पा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको इसी रूप में समझा जाएगा। लेकिन रूही सतीजा जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मानसिकता किस तरह की, जैसे हमारे साथ में दर्शक जुड़े वो कह रहे हैं कि भाई आजकल जो लोग देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया आजकल लोगों की जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप उससे अलग नहीं कर सकते खुद से। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसको क्या चीज इनटेक करनी है, किस चीज को अवॉइड करना है। क्या इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है आजकल? बिल्कुल, जिस तरह के शोज हम देख रहे हैं, जो वायलेंस आ रहा है इंटरनेट पे, स्पेशली जो वेस्टर्न सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आया है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगी, ऑफकोर्स ये हमारा चॉइस है, लेकिन हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सही चॉइस करेंगे। ये पेरेंट्स को ही सुपरवाइज करना है कि उनके बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आज आप देखेंगे बच्चे को माँ बाप को काम करना है, बच्चे को एक लैपटॉप पकड़ा देते हैं कि चलो तुम यहाँ पर बैठो। आप अगर वीडियो गेम्स का कंटेंट देखेंगे, वो इतना अग्रेशन से भरा है कि बच्चों के अंदर इमोशनल रेगुलेशन ही खत्म हो गया है। बिल्कुल सही बात है। पर हम देख रहे हैं कि वो बंदूकें निकाल रहे हैं, चाकू निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को संभालना ही नहीं आता है। और उसमें सिर्फ वो कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ये स्किल्स हैं। जैसे हम स्कूल में जाकर सिखाते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप उसे शांत कैसे करें। और जो हम यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइफ लॉन्ग एग्रेशन है जिसको सप्रेस किया गया है। कोई बच्चा या फिर कोई माँ बाप अगर इस लेवल की वायलेंस पर उतरा है, इसका मतलब है कि बहुत सालों से कुछ ऐसी बातें चल रही हैं
और अब उस इंसान को बोलते हैं सब्र का बांध टूट गया, राइट। तो अब उनसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो इमोशंस अग्रेशन। और मैम मुझे लगता है कि जो एंगर कंट्रोल, तो ये बहुत एक बड़ा एक इशू जरूर हो जाता है। हमेशा व्यक्ति का गुस्सा या फिर उसका शिकार वही व्यक्ति होता है जो उससे कमजोर हो, और हम अक्सर देखते हैं कि माता पिता उस चीज को थोड़ा ढांकने की, छुपाने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि इस तरह के केसेस होते हैं। एक और व्यूअर हमारे साथ में है, नोएडा से गोपाल जी हमारे साथ में है। स्वागत है गोपाल जी आपका प्रोग्राम में। बोलिए क्या राय रखते हैं आप गोपाल जी? हेलो जी गोपाल जी, अगर आपको आवाज आ रही है टीवी का वॉल्यूम बंद करके बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी 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 मैम, जैसे आप बता रहे हैं तो इसके लिए एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो आज की शिक्षा पद्धति है जी 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 जो बोलिए आज बोलिए। की जो शिक्षा पद्धति है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चे में सिखाया ही नहीं जाता है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, आदर कैसे करना है। पहले स्कूलों में भी बताया जाता था, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स जो इतने गांव देहातों में इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं होते और नहीं बता पाते अपने बच्चे में, तो आज की शिक्षा पद्धति में लेकिन तो ये गोपाल जी, कहा जाता है कि जो प्रथम शिक्षा व्यक्ति पाता है वो तो अपने परिवार से, अपने घर से पाता है। और दूसरी बात ये कि हम जिस एज में हैं, हम लोगों ने संयुक्त परिवार तो परंपरा में देखा है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन माया सिंह जी, ये जो बार बार शिक्षा प्रणाली की बात होती है, सभ्यता की बात होती है, हिंदुस्तान में कभी भी ओल्ड एज होम या फिर वृद्धाश्रम का कल्चर नहीं रहा। पिछले कुछ वक्त से हम लोगों ने देखा है कि वृद्धाश्रम बहुत बड़ी संख्या में बनना शुरू हुए। माता पिता के साथ में सामंजस्य नहीं, वो पैसों का लेन देन या XYZ कोई भी रीजन, और अब तो हम देखते हैं कि बहुत आलीशान वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम जो हैं वो बनते हुए नजर आते हैं। कई ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं। जो वेस्टर्नाइज या शिक्षा की जो बात होती है उसे आप कैसे देख रहे हैं ऐसे केसेस में? बात वेस्टर्नाइज कल्चर की नहीं है नैना जी। देखिए, आप अगर मैं सिविल मैटर्स में अगर हम देखें, कोर्ट के अंदर ग्रामीण परिवेश के केस ज्यादा होते हैं प्रॉपर्टी असेट को बंटवारे को लेकर, क्योंकि पैसा जो है, बात ये होती है, देखो पहले ही कंसेप्ट होता था कि बुजुर्गों को बच्चों के लिए नहीं रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए जिनसे वो सेवा भाव बना रहे, बुजुर्गों की सेवा करें और वो मिल जाए, ये कंसेप्ट होता था। लेकिन आज के टाइम में ये वर्ड मैं इसलिए भी बोलूंगी नैना जी, पिछले कुछ साल पहले मैं मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, रेवंड के मालिक हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति पूरी अपने पुत्र के नाम कर दी, और वो करोड़ों अरबों की संपत्ति के लेने के बाद उसको रोड पे लाके रख दिया। वो बेचारे किराए पे रहते हैं, और ये उनके वर्डिक्ट थे कि अपने जीते जी अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी मत दीजिए जगह। तो ये भी एक कंसेप्ट है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर हम पैसा देखिए बुनियाद है संबंधों की, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जब हमारे बुजुर्ग जब बच्चों में भेदभाव करते हैं, सपोज 4 बेटे और एक बेटे को ने जिसने सेवा करी सारा उसको दे दिया, या तो चारों को बराबर हिस्से में दीजिए, तो मन में आक्रोश ना बने। बच्चों को बच्चों का ही दुश्मन उनके पेरेंट्स बना देते हैं, क्योंकि आपने एक को कुछ दे दिया और एक को नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से निकलता है जाके। एक ये भी बहुत रीजन है कि परिवार तो जो बुजुर्ग होते हैं तो बहुत समझदार से बहुत फैसले लेने पड़ते हैं, और उसी हिसाब से बड़ा डिप्लोमेटिकली बच्चों को संभाल के रखना पड़ता है। एक ये भी इसी वजह से कहावत है कि बच्चों के मन में जब आक्रोश होता है, जब उनको लगता है, तो फिर उनकी सेवा भाव भी खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक माँ बाप जो है 4 बच्चे पाल लेते, 4 बच्चों से एक माँ बाप उसी भावना के वशीभूत नहीं पलते। अगर उनके अंदर प्रेम भाव बच्चों को बराबर बांटेंगे, तो बच्चे भी उसी तरह से उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन मुझे लगता है माया सिंह जी, एक वक्त था जब हमने देखा है हमारे ही पहले के कल्चर में, अब तो एकल परिवार या एक या दो बच्चों के हिसाब से परिवार बनते हैं। पहले हम देखते थे 8 से 10 बच्चे होना बहुत सामान्य बात हुआ करती थी, और वो परिवार भी बहुत अच्छे से एकजुटता के साथ में खुशी खुशी रहते थे। एक दर्शक हमारे साथ में महाराष्ट्र से है, शांतिलाल जी। स्वागत है कार्यक्रम में शांतिलाल जी, आपका, अपनी बात रख सकते हैं। मैडम, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में, ये सरकारी अधिकारी तो अपना जीवन बिताते नहीं, और वो पाप की कमाई का ही नतीजा है कि बाद में वो पाप की कमाई खाई हुई औलाद बाद में बड़ी होके उनको लाते मारती है। ऐसा संतों ने कहा है सदियों से कि पाप की कमाई जो अपनी औलाद को खिलाएंगे तो उससे अपेक्षा ना रखे किसी सेवा या इसकी। संतों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों ने कहा है कि पाप की कमाई, और
जितने भी डिपार्टमेंट में जो अधिकारी पाप की कमाई ना खाते हो तो मुझे फांसी पे लटका देना, और क्या बोलूं। तो ये पाप की कमाई का नतीजा है। और दूसरा, हम आज स्वार्थ और मतलब की जिगर को जुड़ते ही नहीं, ये भी पाप की कमाई का नतीजा है। जब बिल्कुल सही बोले हम ईमानदारी की रोटी खाते थे तो इतना प्यार था कि एक बीमार हो जाता तो 100 लोग जमा हो जाते थे। आज एक बीमार भी होता 100 लोग आजू बाजू देखते कि मरा कि नहीं मरा अभी तक। शांतिलाल जी, आजकल तो अपने एक दूसरे के साथ में नहीं है, कोविड उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात सही है कि भाई आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। आर्यू रोही जी, लेकिन एक और दर्शक भोपाल से हैं, सुनील हमारे साथ में, उनकी राय जान लेते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कहिए क्या कहना चाहते हैं। सुनील जी का संपर्क हमसे टूट गया है। रूही जी, आप कुछ कह रही थी, फिर मैं रुक करती हूँ जूही जी का। रूही जी, सिर्फ एक आपके सामने पहलू रखना चाहती हूँ कि आज से पिछली जनरेशन में मैंने अपने पिताजी को भी सुना है कि हमारा नाम मतलब परिवार का नाम, बिजनेस शुरू होगा परिवार के नाम से, कुछ भी काम होगा ये हमारे पिता है, राइट। लेकिन आजकल इंडिविजुअल सक्सेस को ज्यादा महत्व मिलता है कि आप एज अ पर्सन कहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि अब जॉब हो गई है, हम कंपनीज में काम करते हैं, तो हमारी वैल्यू हमारे परिवार से ज्यादा हमारे अपने नाम में है। जब इस तरह की बातें होती हैं तब फिर हमें फाइनेंस भी चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, तब ये जो डिस्कनेक्शन है परिवार में, क्योंकि अब आप उस नाम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसकी जरूरत नहीं है, प्लस आपके साथ में ये चाइल्डहुड ट्रॉमा चला है, इमोशनल डिस्कनेक्शन है फैमिली में, बहुत आसान हो जाता है उस इंसान को डिस्कार्ड करना। पहले सोसाइटी में घर की पहचान ही इस हिसाब से होती थी कि कितने लोग साथ में रहते हैं, कितना बड़ा परिवार है। आजकल वो मायना है ही नहीं, आजकल मायना ही नहीं है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, तो उसी का रिजल्ट ये है कि हमारी नीड्स हैं, हम उस हिसाब से और बल्कि मुझे लगता है कि रोहित जी, आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि लोग, खासतौर से शहरों में देखा जाता है कि अच्छा आप फैमिली, जॉइंट फैमिली के साथ में रहते हैं, अच्छा आपके मम्मी पापा के साथ में रहते हैं, इवन कई बार तो लोग उसे टीज करते हैं कि अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी तुम मम्मी पापा के साथ में रहते हो। लड़कियों को टीज किया जाता है, अभी भी तुम अपने सास ससुर के साथ में रहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि समाज को आखिर आप कौन सी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ में अगले दर्शक राजेंद्र जुड़ रखे हैं, इस समय पंजाब से हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, क्या कहना चाहते हैं। मैं मैडम जी आपको कहना चाहता हूँ भी माँ बाप की भी फर्ज है बच्चों में बराबर का बंटवारा करें, और उनका बराबर का बंटवारा नहीं होता तो इसी से रिश्ते तार तार हो जाती है। बंटवारे वाली बात जो है वो बहुत कॉमन हो गई है जी। हाँ, जो इसमें बराबर का, लेकिन राजेंद्र जी, क्या रिश्ते सिर्फ पैसे और बंटवारे या संपत्ति पर ही आधारित हैं क्या? इसका मतलब ऐसे समझें। हाँ, अगर माँ बाप आजकल के युग में पैसा या इसमें रिश्ते में जब वो पैसा एक को दे जाती हैं तो रिश्ते सभी टूट जाते हैं। पैसा ही रिश्ता रह गया, आजकल का कलयुग का टाइम है, बिल्कुल पैसे और माँ बाप का रिश्ता नहीं रह गया। इसको पैसे में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इस रिश्ते को मतलब खराब होने नहीं। माँ बाप की पहले जिम्मेवारी बनती है, ड्यूटी है, और बाद में बच्चों का भी धर्म बनता है माँ बाप को संभाले, उनकी सेवा करें। ठीक है राजेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अगर यही संपत्ति बंटवारा ही अगर आधार होता रिश्तों को संभालने का जूही जी, तो फिर बेटियां तो फिर बहुत पीछे होती। बेटियां तो संपत्ति लेती भी नहीं, या फिर अगर वो उनका अधिकार उस तरह से एक अलग श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी वो रिश्ते उसी तरह से निभाती हैं। सबसे ज्यादा जो मारपीट के या फिर जो तस्वीरें नजर आती हैं वो तो आजकल के लड़कों की, संतानों की ज्यादा नजर आती हैं। आप और भी कुछ कह रही थी। जी, मैं उसमें ऐड करना चाह रही थी कि जिस तरह से आप कह रहे हो ना, बंटवारा एक बहुत बड़ा रीजन बना है लोगों के लिए, जो हम ज्यादातर आपके व्यूअर्स से भी समझ पा रहे हैं कि यही रीजन एक मेन रीजन कहा जा सकता है, वन ऑफ द मेन रीजंस। उसमें सर, उसमें एक और तरीका है, मतलब एक सजेशन है कि जिस तरीके से पेरेंट्स जीते जी अगर कोई डिवीजन देते भी हैं तो उसमें उनको अपना हिस्सा जरूर रखना चाहिए। इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास 3 रुपए हैं और अगर आपके पास 4 रुपए हैं सपोजिंगली, और आपके पास 3 बच्चे हैं, तो उन्हें
तीनों में ना बांट के उसके 4 हिस्से करे जाए। अपना हिस्सा स्वयं रखें, क्योंकि अगर आप अपना हिस्सा रखेंगे तो जो भी बच्चा आपकी सेवा करता है तो आपके पास पूरा राइट है अपने उस हिस्से को कहाँ देने का, किसे देने का। तो ये मेरी एक मतलब छोटी सी सजेशन कह सकते हैं कि ऐसे केसेस में पेरेंट्स को अपना पूरी प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं करनी चाहिए अपने जीते जी, अपना हिस्सा जरूर रखना चाहिए। जूही जी, लेकिन आप जैसे नियम बता रही थी खासतौर से एल्डर्स के लिए, जो बच्चे इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सजा का प्रावधान किस तरह का है हमारे नियम के अनुसार कानूनन तौर पे? देखिए, बिल्कुल सजा है, ये कानूनी जुर्म है और इसमें जेल तक है। और आप अगर मार पिटाई रहे तो आप सिर्फ सीनियर सिटीजन एक्ट की श्रेणी में नहीं है, आप आईपीसी में भी कवर होंगे। आपके ऊपर एफआईआर करी जाएगी इमीडिएट बेसिस पे और आपके ऊपर सीनियर सिटीजन एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आप आईपीसी में भी बुक होंगे, बीएनएस में भी बुक होंगे। तो ऐसा है ना कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप मार पिटाई कर रहे हैं तो आप छूट जाएंगे, वो सिर्फ तभी छूट सकते हैं या तो पेरेंट आपकी कंप्लेंट वापस ले लें या फिर आप जो है बिल्कुल ही पैर पे पड़ जाए अपने पेरेंट्स के कि मुझसे गलती हो गई। उसमें भी उनका पूरा राइट है कि वो छोड़े कि ना छोड़े, पर एक बार एफआईआर होने के बाद ये स्टेट केस बन जाता है। इट इज एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। ये सिर्फ आप अपने पेरेंट्स के साथ अगेंस्ट क्राइम नहीं कर रहे। तो ये चीज ये माननी पड़ेगी और ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब तक पेरेंट्स इस चीज को रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये घर की कहानी है और बड़े बड़े अच्छे घरों में भी ये काम हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है या जहाँ पे लोग कम कमाते हैं वही ये प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम उन घरों में भी है जिन घरों में अच्छा पैसा रहा है पर तब भी पेरेंट्स को उन्होंने मिसट्रीट किया है। तो ये और एक बच्चे नहीं, जहाँ 4-4 बच्चे तब भी लोग वृद्धाश्रम जा रहे हैं। आई थिंक ये घर की कहानी है। यहाँ पे पेरेंट्स को सपोर्ट करना और पेरेंट्स को उठ के रिपोर्ट करना, आवाज बनना बहुत जरूरी है। और जूही जी, ये बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट कही कि भाई ये ऐसा नहीं है कि जो कमजोर या फिर गरीब परिवार, समृद्ध परिवारों में भी, क्योंकि मैंने खुद कई बार ओल्ड एज होम में जब एज अ वॉलंटियर काम किया तो ये चीज बहुत महसूस की कि कई एक्स सर्विसमैन होंगे, कई हो सकता है एक अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड पर्सन होंगे, वो वृद्धाश्रम में है लंबे वक्त से, और जब उनसे बात की जाए तो किसी का बेटा डॉक्टर है, कोई कहीं कोई दूसरी कोई एमएनसी में है, कोई अलग तस्वीर में है। ये बहुत गंभीर है। हमारे साथ में एक और दर्शक गाजियाबाद से हैं, अमित जी ने फोन लगाया है। स्वागत है प्रोग्राम में अमित, आपका सवाल पूछिए और क्या राय है आपकी। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हो तो अपनी राय रख सकते हैं। मुझे लगता है अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राजस्थान से कमलेश जुड़े। आ रही हूं मैं रूही जी। कमलेश जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। जी मैम, वो बच्चों की संगत ऐसे बच्चों के साथ हो गई जो अपने माता पिता का बात नहीं मानते, तो वो बच्चे उनको देखकर ही अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। हाँ, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि जो संगत है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो व्यक्तित्व को बनाती भी है और उसके बाद में व्यक्तित्व को उजाड़ती भी है। सरिता सिंह जी। जी देखिए, मैं बीच में वही बोलना चाह रही थी कि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि बहुत सारे माँ बाप होते हैं कि जीते जी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। अभी बहुत सारा कंप्लेन मैंने देखा है कि माँ बाप प्रॉपर्टी देते नहीं है, तो करने के बाद भी ऐसा हुआ है कि प्रॉपर्टी लेने के बाद माँ बाप को घर से भगा दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, वृद्धाश्रम रख दिया जाता है। सेकंड, मैं आजकल के जनरेशन से ये भी कहना चाहूंगी कि आप पेशेंस रखो। मतलब आजकल के जनरेशन के में पेशेंस ही नहीं रह गया है कि अरे अब उनके 2 बच्चे हो, 1 बच्चे हो, माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी उन्हीं की होने वाली है, तो फिर जीते जी उनको प्रॉपर्टी क्यों चाहिए और तुरंत ही क्यों चाहिए। तो आजकल ऐसा हो गया है कि हमें कम उम्र में माँ बाप के प्रॉपर्टी से अमीर होना है। लेकिन सरिता जी, बात यही कि क्या रिश्ते सिर्फ प्रॉपर्टी तक ही सीमित है। आखिरी समय है, मैं चाहूंगी शॉर्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। रूही जी, आप कुछ कह रही थी। जानना चाह रही थी कि जब हम वृद्धाश्रम की बात करते हैं, मैंने रिहैब्स में भी काम किया है, सिर्फ पैसा वजह नहीं होता इस तरह का बिहेवियर। जो गुस्सा है वो इमोशनल निग्लेक्ट की वजह से आता है। पूरी लाइफ बच्चों को जिस तरह ट्रीट किया गया है उससे भी आता है। पैसा एक वजह बन जाता है या एक सोर्स बन जाता है बच्चे को इस तरह बिहेव करने के लिए, लेकिन बहुत सारी लेयर्स होती हैं। परिवार में एटीट्यूड कैसा रहा है, परिवार की इंटरेक्शन कैसे रही है, आपस में एक दूसरे के साथ संबंध कैसे हैं, ये सब जुड़कर इस तरह की पिक्चर बनती है।
जी बिल्कुल। लेकिन माया सिंह जी, मुझे लगता है कि हम अक्सर ऐसे मामले देखते हैं, कई बार व्यक्ति जो देखता है उसी को ही आत्मसात करता है, वैसे ही रिएक्ट करता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी होता है, जो व्यक्ति परिस्थिति देखता है उस चीज़ को मिस करता है तो वो और कंट्रोल करता है कि नहीं, मैंने उस चीज़ को सीखा है, देखा है, तो मुझे वैसा रिएक्ट नहीं करना, उस कमी को मैंने देखा है तो मुझे उसे आगे पास ऑन नहीं करना। एक ये भी पहलू होता है। माया जी। जी नैना जी, देखिए सबसे बड़ी बात है जो अभी साइकेट्रिस्ट साहिबा कह रही थी वो बिल्कुल सत्य है। हमारी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, हमने क्या देखा परिवार में, हमारी जो मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हमारे परिवार से हमने हमारे बुजुर्गों से क्या ग्रहण किया। आपने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि एक बच्चा के दादा दादी जब गुजर गए या बर्तन उठा के रख रहा था कि बुढ़ापे में मैं तुम्हारे लिए रख रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया। तो जो हम अपने बच्चों के सामने अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं तो बच्चे वही ग्रहण करते हैं और वही आपको वापस लौट के आना है। जो आपने एक शब्द शुरू करा कि जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा, तो कुल मिला के ये होती है कि जो परिवार के जो मुखिया जो होते हैं, जो बच्चों के साथ जिनका व्यवहार कैसा आता रहेगा, तो उन्हीं बच्चों का व्यवहार भी निर्भर करता है कि अपने परिवार के प्रति उनको क्या मिला अपने माँ बाप से, किस तरह का ये वही बात है, अगर बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से पाए। लेकिन बात महत्वपूर्ण, देखिए सुनिए ना नैना जी, ये भी सुनिए कि जब पहले आपने एक एग्जांपल दिया कि पहले इतने बहुत सारे 10-12 बच्चे होते थे परिवार में, 7-8 बहन भाई होते थे। लेकिन पहले ये होता था कि अगर 7 बहन भाइयों में से एक कोई कमजोर है तो साथ मिलकर सपोर्ट करके उसको सहारा देके आगे तक ले जाते थे। आज के टाइम में सब जो होता है वो सब उसको पिछड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो प्रोग्रेसिव होता है वो आगे बढ़ जाता है, वीक पीछे रह जाता है। तो उसके मन में इतनी सारी कुंठाएं इकट्ठी हो जाती हैं जो इस तरह से निकलती हैं आगे जाकर। और ये बहुत एक तरह से बैल है। मैम, वक्त की कमी, आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो श्रवण कुमार वाला देश कहा जाता है, और उस श्रवण कुमार वाले देश में जहां पर माता पिता को पूजनीय माना जाता था, भगवान स्वरूप, वहां पर इस तरह के मामले बहुत ज्यादा तकलीफ जरूर देते हैं। लेकिन अब ये सोचिएगा कि आखिर ऐसे मामले बढ़ क्यों रहे हैं।